थोड़ा सा यार वो आ रहा है अजय, ठीक है हो गया। यार इतना क्लियरिटी नहीं है। यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी लोग जल्दी जुड़ जाएं, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने परसों हमारा फर्स्ट क्लास ली और जावा का इंट्रोडक्शन पार्ट में थे। आज भी हम इंट्रोडक्शन पार्ट में ही हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए हमने सबसे पहले डिस्कस किया था जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। साथ में हमने देखा था कि जावा की फाइल्स को कमांड प्रॉम्प्ट से आपके कंपाइल कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। कोई इशू हो किसी प्रकार का कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है, जेवीएम का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना, तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने जितना डिटेल में बताया जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, प्लेटफॉर्म क्या है, ठीक है, उन सब के बारे में डिटेल में बात हुई थी, तो कोई इशू नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब सेकंड जो टॉपिक है जिसको हम इंट्रोडक्शन का पार्ट ही मान रहे हैं कि जावा, जैसे हमारे जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थीम है ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है ना। तो दो तरह की लैंग्वेज हम मान सकते हैं कि अगर हम सभी लैंग्वेजेस को, हाई लेवल लैंग्वेजेस को डिवाइड करें तो हम मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली तो है आपके प्रोसीजर ओरिएंटेड, ठीक है, कई बार इसको हम लिखते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड, या इसी को लिखते हैं कई बार हम फंक्शन ओरिएंटेड। प्रोसीजर बोले या फंक्शन बोले, बात वही है। ठीक है ना। या कई बार इसको हम नाम चेंज करके बोल देते हैं मेथड ओरिएंटेड। तो पहले इसकी बात करते हैं। जो हमारी सी लैंग्वेज है वो ये इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी है कि उसको बोलते हैं कि सी इज ए प्रोसीजर ओरिएंटेड या फंक्शन ओरिएंटेड या मेथड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है ना। तो पहले हम ये बात करें कि इससे मतलब क्या है प्रोसीजर, और तभी ध्यान पड़ेगा कि दूसरा थीम है हमारा सेकंड नंबर का, ये तो है फर्स्ट अप्रोच, इसको हमने फर्स्ट माना, ये पहली अप्रोच है। दूसरी अप्रोच जो हमारी वाली है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे, मैंने क्या कहा था आपसे कि 10-15 क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें प्योरली थ्योरी होगी। देखो वो क्वेश्चन ज्यादा हार्ड होते हैं। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है अपने को कि हम यहां पर अगले 2 महीने की जो मैं जावा पढ़ाऊंगा आपको, उसमें कभी भी ये ना समझे कि ये मैं इस तरह की जावा पढ़ाऊंगा आपको जिससे कोई आपको जावा के आपके कोई एप्लीकेशन डेवलप करना आ जाएगा। नहीं, हमारा उद्देश्य केवल और केवल, जनरली क्या गया हम पढ़ते हैं अकेडमी में तो ये बोलते हैं साहब कि नंबर लाने के लिए मत पढ़ो भैया, यहाँ पे कुछ सीखो जो तुम्हारे भविष्य में काम है। नहीं, हमारा उद्देश्य दूसरा, हम केवल नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं भैया, सीधी बात है। मेरे यहाँ पढ़ाने से कोई भी जावा में इस तरह से मास्टर्स नहीं होगा कि साहब कि हाँ वो जावा की एप्लीकेशन डेवलप कर ले, वो उद्देश्य नहीं है हमारा। केवल और केवल नंबर, जो उद्देश्य है वो है मार्क्स बढ़ाना बस। ठीक है ना। तो
हमारे क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे होंगे जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंपेयर टू इजी होते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 3-4 लाइन का, थ्योरी में लिखा हुआ 3-4 लाइन लिखी हुई है, और उसके आंसर जो लिखे हुए हैं वो सब भी 2-3 लाइन के हैं। वो क्वेश्चन क्या होते हैं, एक तो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, अब अभी हम आगे जैसे बढ़ेंगे क्वेश्चन का टाइप भी लेके आएंगे, 2-3 दिन बाद में हम क्वेश्चन डिस्कस करना चालू करेंगे। अभी हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम क्वेश्चन डिस्कस करें, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन क्या होता है, जब जो बड़े छोटे क्वेश्चन हैं उसमें क्या होता है कि एक तो हमारा कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, 3 से 4 मिनट जरूर लगते हैं उस क्वेश्चन को पढ़ने में, इतना इजी नहीं हुआ क्वेश्चन। और फिर नुकसान डबल का वो होता है कि मान लीजिए वो क्वेश्चन नहीं आया, मेरे 4-5 मिनट वेस्ट भी हो गई, क्वेश्चन नहीं आया, तो थोड़ी सी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है कंपेयर टू आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, अगर हमको आ रहा है तो हम 1.5 से 2 मिनट में आंसर कर देंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हो सकता है वो गलत हो सही हो, वो बात अलग है, लेकिन हमारा टाइम 1.5 से 2 मिनट ही होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसको हम 30 सेकंड में कर देंगे, लेकिन ये जो थोड़े क्वेश्चन है हमारे 3-4-5 मिनट तक खा जाते हैं, वो बहुत बड़े बेकार होते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस हमको ढंग से करनी पड़ेगी। तो अभी जो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है हमारे वैसे ही है, ठीक है ना। अब प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या है, मेन फोकस किस पे होता है, काम करने, प्रोग्रामिंग क्या है कि एक वर्किंग का जो तरीका है वो है प्रोग्रामिंग। तो इसमें वर्किंग में फोकस किस पे होता है कि क्या करना है, इस पे फोकस होता है, व्हाट टू डू, ठीक है ना। क्वेश्चन किसके ऊपर है, क्या करना है, मतलब जो आपका अगर हम बात बोलें कि वर्ब क्या है, वर्क क्या है, उसके ऊपर फोकस होता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें एक, मान लो हमारे पास में गाड़ी है, तो उसमें अब प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या है कि उस पे फोकस किस पे होगा, गाड़ी कैसे चलानी, हाउ टू ड्राइव, वहां फोकस किस पे है, हाउ टू ड्राइव, हाउ टू मेक बैलेंस, ऐसी ये इन चीजों पे फोकस होगा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फोकस किस पे होगा, मेन कार के ऊपर ही, जो फिजिकल एंटिटी दिख रही है, ठीक है ना, जो आपको सामने दिख रही है उस पर फोकस वो होगा, वो क्या है, हमारी कार ही क्या है, वहां पे ऑब्जेक्ट है। और प्रोसीजर ओरिएंटेड में बेसिक फोकस किसके ऊपर है, प्रोसीजर के ऊपर है, मतलब ड्राइव, वहां पे प्रोसीजर क्या है, ड्राइव, चलाना, कैसे चलाएंगे, ठीक है ना। ब्रेकिंग, वहां पे प्रोसीजर ये है, ठीक है ना। तो मेन फोकस एरिया चेंज हो गई यहाँ पे। हमारा सिस्टम वही था, कार के रिलेटेड था, लेकिन इस पे फोकस किया हमने उसकी, उससे होने वाले काम पे, और इस पे फोकस किया मेन ऑब्जेक्ट पे, फिजिकल ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना। वो क्या है, कार खुद एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में दिखने वाली चीज पे फोकस करते हैं। दूसरा एग्जांपल और लें, मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है या कोई कॉलेज है या स्कूल है, ठीक है ना। अगर हम इस वे में प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, तो वहां पे प्रोग्रामिंग करने वाला क्या थीम में क्या सोचेगा, क्या यार स्कूल के अंदर क्या क्या काम होता है, ठीक है ना। स्कूल के अंदर क्या काम होता है, स्टडी, ठीक है ना, फीस मैनेजमेंट, हाँ, आपके मार्कशीट मैनेजमेंट, ये सारे काम क्या होंगे, वो सोचेगा जो जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम कर रहा है, तो वो इन चीजों में काम हो जाएगा, क्या क्या काम करने होंगे मेरे को, कौन कौन सी चीज के लिए प्रोसीजर बनाने हैं, वो ये सोचेगा। अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम कर रहा है वो क्या सोचेगा, भैया पूरे स्कूल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, मतलब स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स, ठीक है ना, व्हीकल्स, जो मालूम जिससे बच्चे आते हैं, उन ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में मेन सोचेगा सबसे पहले, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले वो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेगा। और इधर वाला क्या फाइंड आउट करेगा कि कौन कौन से काम करने हैं, उनको क्या बोल दिया उसने, फंक्शन बोल दिया या प्रोसीजर बोल दिया, मेथड बोल दिया। बात समझ में आ रही भैया, ठीक है ना। फोकस एरिया चेंज हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये थीम है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, बेसिकली जो हमने ऑब्जेक्ट सोचा फिजिकल, जैसे मान लीजिए फिजिकल ऑब्जेक्ट सोचा स्टूडेंट, ठीक है ना। फंक्शन ओरिएंटेड की तो हम बात नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे, फिलहाल हम इस पे आ जाते हैं वापस से, इसको समझना था हमको थोड़ा डिटेल में, डिफरेंस क्या है। हमारा मेन कंसर्न एरिया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हमने यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है स्कूल में, मतलब स्कूल के जो हमारा सॉफ्टवेयर था उसके लिए पहला फंक्शन हमने मेन जो ऑब्जेक्ट है वो है स्टूडेंट, ठीक है ना। अब क्या होता है कि स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको उसके लिए वर्किंग करने के लिए सबसे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेसिक यूनिट है वो क्या है, क्लास। मतलब स्टूडेंट के नाम से हम क्लास बनाएंगे, ठीक है।
स्टूडेंट के नाम से क्लास बनाएंगे। जावा के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई भी काम करने के लिए जो बेसिक ऑब्जेक्ट जो हमको फिजिकल दिख रहा है, उस ऑब्जेक्ट को की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या बनाते हैं, उसकी एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, अब क्लास क्या है इस पे बात करें। व्हाट इज क्लास? इसको समझने के लिए मैं वापस सी में आता हूं। ठीक है ना, हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सी लैंग्वेज सबने पढ़ी है थोड़ा बहुत, जब मैंने परसों कहा था आपसे तो रिवीजन करने की कोशिश करी। हाँ भैया, हल्की हल्की बोलते रहो जो मेरे को समझ दिखता रहे कि हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं भैया। सी लैंग्वेज का रिवीजन किया। सी में एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, स्ट्रक्चर पढ़ा है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या था कि एक ऐसी यूनिट थी जिसमें हम ऐसे बनाते थे, मान लो स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे ये जो हमारा स्टूडेंट था अभी वाला, उसका स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते थे, स्ट्रक्ट, और जो आपका स्ट्रक्चर है उसका नाम वो क्या है? स्टूडेंट। ऐसा करते थे, फिर करले ब्रेसेस बना के उस स्टूडेंट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिफाइन करते थे। कैसे? कि साहब स्टूडेंट का रोल नंबर इंट में रोल नंबर, नेम के लिए हमने कैरेक्टर एरे बनाते थे ऐसे कि साहब इस तरह से। ठीक है ना, और ऐसे मान लो उसकी फीस के लिए बात करी तो हमने फ्लोट करके एक वेरिएबल ले लिया फी। ठीक है ना, ऐसे ये बन रहा था। तो एक स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर उसके एट्रीब्यूट क्या क्या है, उसके एट्रीब्यूट बोल रहे हैं, प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं, वो क्या क्या है? रोल नंबर, नेम और फीस। मतलब एक तो इंटीजर टाइप का एक कैरेक्टर एरे है, एक फीस है ना। फिर बाद में ऐसा करते थे भैया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट और उसका रेफरेंस डिफाइन करते, मान लो कर दिया एस, तो हम क्या बोलते थे? एस इज ए रेफरेंस फॉर स्टूडेंट स्ट्रक्चर। एस क्या था? एस क्या था? एस इज ए रेफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर है हमारा स्टूडेंट उसका। तो इससे हम क्या मान सकते थे? अब इसको ऐसे कंपेयर करें अपन, जैसे मान लीजिए कि मैं लिखूं इंटीजर आई, तो ये हम कहते थे कि आई एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, मतलब आई में इंटीजर टाइप की वैल्यू आ सकती है। इसी प्रकार से जो हमने ये बनाया, ये रेफरेंस बनाया एस, इसको मैं वापस लिखूं स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, तो मैं वापस से उसी टाइप उसी लैंग्वेज में दोबारा बोलूं एस इज ए वेरिएबल, दूसरा नाम चेंज करके बोल रहा हूं, नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी बोलते इसको इंस्टेंस है, रेफरेंस इंस्टेंस बोल लो, रेफरेंस बोल लो, ठीक है ना। तो लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, एस इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप स्टूडेंट विच सेव द वैल्यू ऑफ टाइप स्टूडेंट। मतलब समझे ध्यान से कि जैसे कि आई एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, उसमें इन टाइप की वैल्यू आती है, वैसे ही मैं ये बोलूं अगर कि एस एक वेरिएबल है स्टूडेंट टाइप का, उसमें स्टूडेंट टाइप की वैल्यू आती है। मतलब क्या? स्टूडेंट टाइप की मतलब उसमें इंटीजर भी आ सकता है, उसमें कैरेक्टर एरे भी आ सकता है, उसमें फ्लोट भी आ सकता है। तीन चीजें एस के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते थे, इसलिए हम क्या बोलते थे, स्ट्रक्चर यूनियन आर डिराइव्ड डेटा टाइप्स। कि डिराइव मतलब जो हमने खुद ने नया बनाया है। भाई हमारे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये जो डेटा टाइप थे, इनसे बनने वाले वेरिएबल में केवल इस टाइप की वैल्यू आती थी, लेकिन हमने एक नया बना दिया डेटा टाइप, कौन सा? स्टूडेंट का नाम से। उसके अंदर तीन तरह की वैल्यू आ सकती है, इंटीजर भी आ सकता है, कैरेक्टर भी आ सकता है, फ्लोट भी। इसमें आप इंटीजर भी सेव कर सकते हो, कैरेक्टर एरे भी सेव कर सकते हो, फ्लोट भी सेव कर सकते हो। तो नाउ वी कैन से by this way we can create derived data type
बाय द स्ट्रक्चर आर यूनियन। ये हमने सी में कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। हाँ भैया, अब यहीं से हमारी क्या है, नई चीज चालू होती है, जिससे जो कि हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास का कॉन्सेप्ट आता है। अब देखो बिल्कुल ऐसा कैसा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास के लिए, लेकिन यहाँ पे तो क्या है कि इनको बोलेंगे एट्रीब्यूट्स। ये क्या है, दीज आर एट्रीब्यूट्स। थोड़ी सी थ्योरेटिकल टर्मिनोलॉजी हमको लेके चलनी पड़ेगी, वो क्वेश्चन उसके बिहार पे आएंगे, इसलिए थ्योरेटिकल टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है। जो हमारे इसके वेरिएबल्स हम क्या बोला, दीज आर एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन इसके अंदर देखें किसी टाइप का कोई फंक्शन नहीं है। जैसे कि हमने सी में फंक्शन बनाते हैं, वैसे फंक्शन स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आ सकते, स्ट्रक्चर से बाहर फंक्शन बन सकते हैं, ठीक है ना। मतलब हम ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, उसके उसका रोल नंबर है, नेम है, फीस है, लेकिन फीस सबमिटिंग एग्जाम एग्जाम गिवन इसकी प्रॉपर्टीज, मतलब उसके जो फंक्शंस हैं, क्या क्या काम करता है स्टूडेंट, स्टूडेंट पढ़ाई करता है, सब स्टडी फंक्शन है, फंक्शन इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। स्टूडेंट प्लेइंग, मतलब प्लेइंग के नाम से फंक्शन हो सकता है, इसका जो ये स्टूडेंट का काम है वो भी इसके अंदर नहीं आ सकता। मतलब स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी कमी क्या थी कि वो डिराइव डेटा टाइप बनाता था, लेकिन उसके अंदर ओनली डेटा सेव होता है, उसके थ्रू कोई फंक्शनलिटी नहीं करा सकते, केवल डेटा सेव करने का काम करता है। इसी चीज को जो कमी थी आपके ऑब्जेक्ट, मतलब आपके प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थीम के फंक्शन के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, उसी को हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास में दूर किया। कैसे? ओके, अब इसी टाइप से हम इसी नाम से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, ये तो सी का पार्ट है भैया, सी में ऐसा करते हैं, है ना। अब हम आते हैं जावा के क्लास के अंदर। जावा क्लास में हमको क्या करना है, स्टूडेंट नाम से क्लास बनानी, तो हम क्या करते हैं, क्लास एक कीवर्ड यूज करते हैं, क्लास इज ए कीवर्ड। आगे बात करेंगे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, व्हाई वी यूज कीवर्ड्स, ठीक है ना। अभी जब पहले एक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए, फिर हम एक ये बात करेंगे कि एक जावा की क्लास का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना, उसकी बात भी करेंगे। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे स्ट्रक्ट कीवर्ड था, ठीक है ना, वैसे क्लास जावा में कीवर्ड है, इसका यूज और किसी पर्पज से नहीं कर सकते, है ना। क्लास और क्लास का नाम हमने क्या रखा, स्टूडेंट, ठीक है ना। क्लास स्टूडेंट। अब रघुवीर जी कह रहे हैं मींस वी कैन से द स्टूडेंट इज डिराइव्ड डेटा टाइप, यस बिल्कुल सही बात है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है रघुवीर जी, सही कह रहे हैं आप, आपका मानना बिल्कुल सही है। अब देखिए, जावा की क्लास में दो चीजें आती है, एक तो उसके एट्रीब्यूट्स और एक इसके बिहेवियर्स। एट्रीब्यूट मतलब उसके वेरिएबल्स, जैसे कि हमने वेरिएबल पहले लिखे थे, इंटीजर, रोल नंबर। अब जैसे पहले क्या लिखा था भैया, कैरेक्टर एरे बनाया था नेम के लिए, ठीक है ना, कि क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम क्या थी कि अगर डायरेक्ट मैं इतना ही करता, कैरेक्टर नेम इतना ही बनाता और नेम में ये कर देता, नेम इज इक्वल्स टू डबल कोट में राहुल, अगर ऐसा करता तो क्या होता, नेम में हमने लिख दिया राहुल, लेकिन सेव होता ओनली आर, बिकॉज कैरेक्टर की साइज कितनी होती है, 1 बाइट, तो नेम के अंदर 1 बाइट में राहुल सेव, राहुल की जगह पर केवल उसका फर्स्ट कैरेक्टर आर सेव होता। इसलिए हमने बनाया था 50 कैरेक्टर का एक कलेक्शन बनाया था, उसको क्या बोलते थे हम, एरे, मतलब 50 जो कैरेक्टर इसमें आ सकते हैं, तो बड़ा नाम सेव कर सकते हैं। जावा में कैरेक्टर एरे की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या क्या किया है, एक अलग से डेटा टाइप बना रखा है, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, स्ट्रिंग हैंडलिंग हमारे जावा में पूरा एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमेशा 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं जब भी जावा का पेपर आता है। स्ट्रिंग हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जब कोई एक कैरेक्टर एरे जैसी चीज लेनी हो, तो कैरेक्टर एरे भी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन उसका एक ऑल्टरनेटिव है स्ट्रिंग।
डेटा टाइप, उसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर सेव हो सकते हैं साहब, इसका मतलब ये है। तो स्ट्रिंग नेम अपने आप ही जितने चाहो उतने ले लेगा, कि साइज तब डिफाइन होगी जब जितनी वैल्यू सेव होगी। भाई मैंने इसमें वैल्यू सेव करी मान लो 8 कैरेक्टर की, तो 8 बाइट का हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना। आगे हम डेटा टाइप डिटेल में पढ़ेंगे। और एक ले लीजिए साहब फ्लोट में p, ठीक है ना, बात समझ आ रही हो। अब ये चीज तो एट्रीब्यूट हमारे पहले भी थे किसमें, स्ट्रक्चर में, दीज आर एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। लेकिन हमने वहां क्या कहा था, यहां पे कोई फंक्शन नहीं बना सकते, उसको जनरल प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, बिहेवियर्स। अगर थ्योरेटिकल वे में बात करें, दीज आर बिहेवियर्स, जो वेरिएबल क्या बोल रहे हैं, एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। तो बिहेवियर वहां नहीं बन सकते, लेकिन यहां बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं वेरिएबल, कैसे, जो उसको हम बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में फंक्शन, ठीक है ना। फंक्शन, यहाँ जावा में फंक्शन के लिए एक नया शब्द निकल के आता है, बोलते हैं मेथड। जावा में हम जितनी भी बार आगे आप बात करेंगे फंक्शन, आज के बाद में दोबारा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेथड। मतलब हम मेथड बनाएंगे यहाँ पे, वो बेसिकली सी का फंक्शन जो होता है वैसा ही जावा में जो बनता है उसको बोलते हैं मेथड, ठीक है ना। तो एक हमने मेथड बनाया यहाँ पे कि साहब void show, ठीक है ना। और इसके अंदर हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब देखिए सिस्टम एक, अभी इसकी डिटेल में बात हम आगे करेंगे जब हम इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे। सिस्टम एक जावा की क्लास है, ठीक है ना, उसका मेथड है प्रिंट। प्रिंट एल मतलब न्यू लाइन में प्रिंट करता है। तो जनरली जो सी में हम प्रिंट करते हैं प्रिंट है, उसके लिए जावा में हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है ना। इसकी आउट क्या चीज है, सिस्टम क्या चीज है, डिटेल सब्जेक्ट है हमारे, बहुत डिटेल डिस्कशन होंगे आगे जाके जब हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट, ठीक है ना। तो इसमें अगर जो भी चीज हम प्रिंट करते हैं, ठीक है ना, अगर कोई वेरिएबल का नाम डायरेक्ट लिख दूंगा तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, डबल कोड में लिखूंगा तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने लिखा मान लीजिए यहां से रोल नंबर, तो इस रोल नंबर की कोई वैल्यू होगी तो वो रोल नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने लिखा मान लीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम। अभी नेम की वैल्यू कहां से आएगी, रोल नंबर की वैल्यू कहां से आएगी, ये देखने की बात अभी देखते हैं अपन। वही बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा जावा का कि कैसे हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो ये जो हमने बनाया आपका मेथड, इसको क्या बोल रहे हैं यहां पे, इसको बोल रहे हैं बिहेवियर। क्या नाम दिया इसको, बिहेवियर। और एट्रीब्यूट्स मतलब हम क्या कह सकते हैं, इन जावा क्लास वी हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट्स एंड वी कैन हैव मल्टीपल बिहेवियर्स। मतलब बहुत सारे उसमें अलग अलग उसके वेरिएबल बन सकते हैं, साथ में उसके बहुत सारे मेथड बन सकते हैं। और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं साहब, दोनों को मिला के, ये पूरे मिला के क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इस जावा क्लास में 4 प्रॉपर्टीज हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है भैया, समझ रहे हो क्या। ओके। अब साथ अभी जैसे कि हम जब फंक्शन पढ़ते हैं सी में तो हम बात करते हैं फंक्शंस 4 तरह के होते थे, वैसे 4 तरह के फंक्शन या मेथड जो बोलेंगे हम यहाँ पे, यहाँ भी 4 तरह के हैं, ठीक है ना। कैसे, जैसे मान लीजिए मेथड जब बनाएंगे 4 तरह के बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मेथड था सम के नाम से, ठीक है ना,
उसमें पैरामीटर दे दिए इंटीजर ए इंटीजर बी, ठीक है ना, और इधर दे दिया मान लीजिए साहब ये ऐसा रिटर्न टाइप इंट, अंदर कुछ भी कोड है उससे कोई मतलब नहीं हमको, ठीक है ना। तो पहला टाइप तो हो गया आपका ऐसा, इसको क्या बोलेंगे, ए मेथड विथ आर्गुमेंट्स, इसके अंदर ब्रैकेट में जो आ रहे हैं उनको बोलते हैं आर्गुमेंट्स, ठीक है ना। और जो इसके पहले लिखा हुआ है उसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। ये क्या है, रिटर्न टाइप। ये है इसके आर्गुमेंट, ये है आर्गुमेंट्स, ठीक है ना। ये इसका नेम है, मेथड नेम, और इसको जो ये पूरा ये पोर्शन है, ये वाला ये पोर्शन है, इसको बोल रहे हैं बॉडी, बॉडी ऑफ दी मेथड, ठीक है ना। ये वाला पार्ट बाहर लिख दें, अंदर क्या लिखें, ये है बॉडी, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी मेथड के चार चार पार्ट्स हैं, एक मेथड का नेम, उसका रिटर्न टाइप, एक उसके आर्गुमेंट, एक उसके जिसके अंदर उसका कोड लिखा जाएगा, मेथड काम क्या करेगा, उसके अंदर ये कर्ली ब्रेसेस में वो चीज आएगी, तो उसको बोलते हैं उसकी बॉडी, ठीक है ना। अब मेथड को आर्गुमेंट और रिटर्न टाइप के बिहाफ पे चार तरह के मेथड मानते हैं, चार टाइप के मेथड मानते हैं। कैसे, एक मेथड ऐसा जिसमें आर्गुमेंट्स भी हैं और रिटर्न टाइप भी, मतलब मेथड विद द आर्गुमेंट्स एंड विद द रिटर्न टाइप। इसका मतलब क्या हुआ, इसको जो भी कॉल करेगा, इस मेथड को जहां से भी कॉल होगा, मेथड कॉल कैसे होते हैं पता नहीं है अभी तक हमको, लेकिन जहां से भी कॉल होगा वो कॉल करने वाला दो इनपुट देगा ए और बी के अंदर, ठीक है ना। मतलब इसको इसके अंदर वर्किंग के लिए मान लो अंदर कोडिंग कैसे हो रही है, अंदर कोडिंग ऐसे हो रही है भैया, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, ऐसे कोडिंग हो रही है अंदर सिंपल सी। तो मतलब किसकी कुछ का एडिशन होगा, ये बाहर से जो कॉल करेगा वो दोनों वैल्यू बताएगा, भाई इन दोनों की वैल्यू मान लो कॉल करने वाले ने बताई 10 और 20, तो ऐड हो जाएगा। जिसने कॉल करने वाले बताया कि 100 और 200, तो आर्गुमेंट्स बाहर से आएंगे, तो इसको बोलते हैं मेथड आर्गुमेंट्स। तो मेथड विथ आर्गुमेंट, और को ये जो पहले लिखा हुआ है उसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। तो मतलब जो इसका आंसर आ रहा है इसके पास में, जो इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, वो भी जो जो कॉल कर रहा है उसको वापस देता है कि हाँ भाई आपने जो दिए थे 10 और 20 उसका आउटपुट ये है पकड़ो। तो वो तब होगा जब हम रिटर्न टाइप लगाएंगे। मतलब ये मेथड अपनी प्रोसेसिंग करने के बाद में कोई ना कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा बाहर, किसको, जो कॉल करेगा उसको। तो साहब उसके लिए लिखते हैं रिटर्न सम, मतलब ये सम नाम का वेरिएबल जो बना हमारे, उसको हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि ये फंक्शन ऐसा बना कि किसी को भी एडिशन करवाना हो तो इस फंक्शन को कॉल करो और उसको दो पैरामीटर, दो वैल्यू दो, वो आपको आंसर वापस रिटर्न कर देगा बाहर, उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अब लग तो रहा है कि ये साहब, ये मान लो एडिशन का काम है, जो वही कर लेते, छोटा सा 2 लाइन का तो है। मान लीजिए ये जो आपके फंक्शनलिटी है वो थी आपके 500 लाइंस की, तो केवल आपको कॉल करना है, दो वैल्यू देनी है, वो आपको आंसर बाहर दे देगा। तो जब भी, तो फंक्शन मतलब क्या है, राइट वंस यूज एनीवेयर, ठीक है ना, बार बार यूज कर सकते हैं। तो एक बार आपको केवल कॉल करने के लिए एक लाइन चाहिए इसको। अगर इस फंक्शन की मान लो आपकी जो टोटल कोडिंग है वो मान लो 2-4 लाइन की होती, तो केवल आपको जहां यूज करना वहां एक लाइन से कॉल करना है, इसकी पूरी फंक्शनलिटी आपको मिल जाएगी। अब ये तो हुआ मेथड का पहला टाइप। दूसरा टाइप ऐसा हो सकता है, मान लीजिए इसी सम का सब इंटीजर सम और अंदर खाली, सही है ना। मतलब रिटर्न टाइप इसमें तो है, रिटर्न टाइप तो है, लेकिन आर्गुमेंट नहीं है। मतलब इसको क्या बोलेंगे, मेथड विदाउट आर्गुमेंट एंड विद द रिटर्न टाइप, विदाउट आर्गुमेंट एंड विद द रिटर्न टाइप, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि जो कॉल करेगा वो पैरामीटर दे नहीं सकता, वो पैरामीटर नहीं दे सकता, किसके ऊपर आपको काम वर्किंग करना है ये डिफाइन बाहर वाला नहीं बता सकता।
ये तो अंदर ही इसके अंदर मान लो दो तरह की बने हुए ए और बी वेरिएबल, ए और बी वेरिएबल, और एक वेरिएबल बना हुआ सम, ठीक है ना। अब मान लो ए और बी की वैल्यू उसने कर रखी है, या फिर ये कहीं से लेता है किसी इनपुट से, या कहीं डेटाबेस से आती है। डेटाबेस से कैसे आती है वो तो बहुत बाद का कॉन्सेप्ट है, हम तो डायरेक्ट मान लिया अभी 10 और 20 है। स्कैन भी कर सकते हैं, किसी फाइल से भी उठा सकता है, ठीक है ना। किसी यूजर से पूछ सकता है, कोई मान लो हो सकता है कोई फॉर्म बना हुआ है अपने जावा के अंदर, उस फॉर्म के थ्रू किसी को टेक्स्ट किसी से और किसी से भरवा रहे हो अपन, वहां से भी आ सकता है। तो कुछ कोई भी तरीके से ए और बी की वैल्यू ये पिक करता है। हमने मान लिया इसलिए फिलहाल 10 और 20 है, ठीक है ना। तो सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, और रिटर्न कर दो साहब सम, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो मतलब ये मेथड ऐसा है जिसके अंदर आर्गुमेंट नहीं है, मतलब आपके बाहर से कोई पैरामीटर नहीं मिलने वाला है जिसके ऊपर हमको वर्किंग करनी है। यहां तो हमको बाहर से मिल रहा था, उनको डायरेक्ट जोड़ दिया और रिटर्न कर दिया। इसको खुद को वैल्यू लेनी पड़ी ए और बी की, और फिर उनको ऐड करके बाहर रिटर्न किया। तो मेथड विदाउट आर्गुमेंट एंड विद द रिटर्न टाइप, सही बात है, ठीक है ना। अब तीसरा जो टाइप है वो है कि मान लीजिए आपने ऐसा कर दिया, ये तो कर दिया वॉइड। वॉइड मतलब नो रिटर्न टाइप, सम इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। इसका मतलब क्या है कि बाहर ये मेथड विद आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप, कि आर्गुमेंट तो है लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करेगा। मतलब बाहर से इसको वैल्यू तो मिलेगी, जो कॉल करेगा उसको वैल्यू देगा, भाई आपको इन दो पैरामीटर को ऐड करना है, ठीक है ना। लेकिन उसकी कोई ऐसी उम्मीद नहीं कि मेरे को वापस दे। मतलब ऐसा हो गया कि एक बाप ऐसा है जो अपने बेटों को खूब पढ़ाता लिखाता है, लेकिन ये उम्मीद नहीं करता कि मेरे को बुढ़ापे में कुछ देंगे। वैसा है, वैसा मेथड है, ठीक है ना, सही बात है। तो इसमें कोई रिटर्न, वॉइड मतलब नो रिटर्न, ठीक है ना। तो मेथड विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। और एक मेथड ऐसा हो सकता है साहब कि वॉइड सम और आर्गुमेंट में कुछ नहीं भाई साहब। इसका मतलब क्या हुआ कि मेथड विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट आर्गुमेंट, कि न तो इसको बाहर से कोई वैल्यू मिलती है कॉल करते टाइम पे, न ये बाहर कुछ भेजता है। बात समझ में आ रही है। तो हमारे चार मेथड हो गए, एक में तो दोनों थे, आर्गुमेंट भी थे रिटर्न टाइप भी था। एक में साहब आर्गुमेंट खत्म कर दिए, रिटर्न टाइप है। तीसरे के अंदर साहब आर्गुमेंट डाल दिए, नो रिटर्न टाइप, और चौथे में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे चार तरह के मेथड बनते हैं, ठीक है ना। ये चीज हमने सी में पढ़ी है, वैसे सेम फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं मेथड, वैसे ही बनाते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं भैया, कि हमने जो कि क्लास बनाई थी ना, ये वाली, ये क्लास, इसको हमको और कहीं पे यूज करना है बाय यूजिंग द बेसिक अप्रोच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस क्लास का कहीं पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से इसकी चार प्रॉपर्टीज है, 1 2 3 4, इन चारों प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के माध्यम से, ठीक है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि स्टूडेंट क्लास का और किसी कहीं दूसरी क्लास में बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के माध्यम से इसकी जितनी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं हम, पता चल गया हमको। प्रॉपर्टीज मींस एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स। एट्रीब्यूट मतलब इसके वेरिएबल्स, बिहेवियर मतलब उसके फंक्शंस। किसी भी नाम से अपने क्वेश्चन में कोई भी शब्द यूज करें, टर्मिनोलॉजी आपको बताना चाहिए, ठीक है ना। जनरली इनको बोलते हैं वेरिएबल, ये मेथड है इनको, लेकिन जान पड़ा है कि इनको एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, इनको सब बिहेवियर भी बोलते हैं, और इन सबको मिला के प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो किसी क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में कैसे एक्सेस करें, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखो भाई, बात समझ में आ रही है भैया? हाँ जी, क्या करने जा रहे हैं, ये क्लियर है? देखो अब करते हैं आगे।
अब मैं एक क्लास बनाता हूं साहब, क्लास स्टूडेंट डेमो। अब देखो एक चीज और समझें, वापस पीछे आते हैं। अब जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, इस क्लास को मैं कंपेयर कैसे करूंगा, जावा सी स्टूडेंट, मान लो इसका सोर्स, इसका इसका जो था आपके, इसका सोर्स कोड का नाम क्या था, फाइल का नाम है स्टूडेंट डॉट जावा, ठीक है ना, इसका नाम ही था फाइल का स्टूडेंट डॉट जावा, ठीक है ना। तो मैं जब कंपाइल करूंगा तो क्या लिखूंगा, स्टूडेंट डॉट, मैंने कल भी आपसे कहा था जनरली हम क्लास का नाम और फाइल का नाम एक जैसा लिखते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि दोनों के नाम हमेशा एक जैसे होंगे। कल हमने देखा था अलग अलग करते हैं। तो लेकिन हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जो कंपाइल करने के लिए कमांड है, उसमें क्लास क्लास का नाम नो के सोर्स कोड का जो फाइल है उसका नाम डालते हैं पूरा, जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा। और उससे क्या होगा, कंपाइलर चेक करेगा सिंटेक्स, सिंटेक्स सही मिला तो क्या करेगा, क्लास के नाम, जो जिस नाम से क्लास है, क्लास किस नाम से, स्टूडेंट नाम से, तो स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल बनेगी, तो स्टूडेंट डॉट क्लास बन गई। लेकिन अब जैसे मान लो मैं इसको, मैंने कंपाइल तो कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं स्टूडेंट को रन करने की कोशिश करता हूं, जावा स्टूडेंट रन कैसे करते हैं, क्लास फाइल का नाम केवल, डॉट क्लास नहीं लगाते, ठीक है ना, ओनली क्लास फाइल का नाम। तो यहां पे एक एरर आएगी। एरर क्या आएगी कि भैया दिस फाइल डज नॉट कंटेन मेन मेथड, ठीक है ना, जैसे सी में बनता है मेन फंक्शन, यहां बनता है मेन मेथड। मतलब क्या हुआ कि हमारी जेवीएम रन कौन करता है, जावा वर्चुअल मशीन, है ना, जेवीएम जो रन करती है उसको रन करने का एंट्री पॉइंट चाहिए मेन मेथड। मेन मेथड के बाद पूरे प्रोग्राम में प्रोसीड करती है, वो जहां जहां मेन मेथड ले जाता है वहां वहां जाती है। पूरी पूरी क्लास में आपके 50 मेथड बने हुए, उसको कोई मतलब नहीं है, अगर मेन है तो वो स्टार्ट करता है, नहीं तो नहीं चालू करती। तो यहाँ एरर क्या आएगी, जैसे ही हम इसको करेंगे, रन करेंगे जावा स्टूडेंट, तो एरर आएगी, इट इज डज नॉट कंटेन मेन मेथड, सो वी कांट रन, ऐसा कुछ मतलब ऐसा बोलेगा ये, है ना। तो इसको हम रन नहीं कर सकते। रन किसको करेंगे, उस क्लास को करेंगे जिसमें मेन मेथड होगा। तो साहब अब बना रहे हैं उसको, अब बना रहे हैं भाई साहब, हम बनाएंगे स्टूडेंट डेमो, ठीक है ना, इसके अंदर बनाते हैं मेन मेथड। तो मेन मेथड कैसे लिखते हैं जावा में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब देखो पब्लिक से मतलब क्या है, ठीक है, ये हमारे एक टॉपिक आएगा पूरा, मॉडिफायर्स करके टॉपिक आएगा, चैप्टर आएगा मॉडिफायर्स, उसमें पढ़ेंगे हम विजिबिलिटी मॉडिफायर्स। मतलब पब्लिक से मतलब क्या है, 4 तरह के मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है ना, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, पैकेज, 4 तरह के ऐसे 4 शब्द लिखे होते हैं किसी भी क्लास के आगे, किसी वेरिएबल के आगे, ठीक है ना। तो उनका मतलब क्या होता है कि साहब वो कहां कहां उनको कौन कौन यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो उससे मतलब ये होता है, तो जिसके आगे पब्लिक लगा हुआ है उनको सभी जगह से एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना, उस क्लास का। ये क्या चीज है अभी हमारे समझ में नहीं आएगा, जब हम इसके मॉडिफाइड समझेंगे तब समझ आएगा, शायद वो नंबर 2 या 3 नंबर पे आपका चैप्टर आएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल ये समझ लें कि इसका सिंटेक्स है मेन मेथड का, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, और इसके अंदर एक आर्गुमेंट आता है स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग एरे, ठीक है ना, ऐसा बनाते हैं। और इसके अंदर जो भी लिखते हैं वो साहब सबसे पहले आपका रन करते टाइम पे जेवीएम उसको रन करती है, ठीक है ना। अब हमको करना क्या है, हमको ये करना है कि हम भाई साहब इस स्टूडेंट क्लास का
ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को वहां पे एक्सेस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो भैया, तो हमने मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमेशा यही सिंपल से 4 शब्द लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अंदर एक आर्गुमेंट लिखेंगे स्ट्रिंग एरे टाइप का, ठीक है ना। तो ये एंट्री पॉइंट है किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का। तो हमने क्या किया, स्टूडेंट एस, ये वैसा ही है। देखो वापस से एक बार स्ट्रक्चर में आऊं मैं, स्ट्रक्चर में हमने बनाया था स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, रेफरेंस बनाते थे वहां पे, रेफरेंस, क्या वर्ड बोलते थे वहां पे, रेफरेंस, एस इज रेफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हमने कहा था साहब ये डिराइव डेटा टाइप, मतलब इसमें स्टूडेंट टाइप की वैल्यूज आती है। अब ये ऐसा ही साहब यहां तो क्या है, इस एस के माध्यम से हम इसके सब प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते थे, एस डॉट रोल नंबर, एस डॉट नेम, एस डॉट फीस करके, ठीक है ना। ऐसा ही आगे करेंगे, थोड़ा चेंज है लेकिन। अब फिलहाल क्या है, फिलहाल क्या है कि इस एस के पास में कोई खुद की मेमोरी नहीं है, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं, एस इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास स्टूडेंट, इंस्टेंस है, मतलब ये उस टाइप का एक वेरिएबल है मान ले। एस क्या है, हम दूसरी भाषा में अगर सिंपल समझने के लिए बोले कि एस एक वेरिएबल है, मान लिया स्टूडेंट टाइप का, मतलब स्टूडेंट टाइप मतलब इसमें कैसी कैसी वैल्यू आ सकती है, जैसी जैसी वैल्यू जो स्टूडेंट में, जैसे जैसे वेरिएबल स्टूडेंट में थे, कौन कौन से थे, नेम था, रोल नंबर था, फीस थी, तो उस टाइप की वैल्यूज एस के माध्यम से हम सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसको वेरिएबल ना बोल के क्या बोल रहे हैं, वहां बोलते थे रेफरेंस, यहां बोलते हैं इंस्टेंस। शब्दों का फेर है भैया, शब्द बड़े इंपॉर्टेंट, जो टर्मिनोलॉजीज हैं स्टार्टिंग में हमको लग सकता है थोड़ी टफ है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में बोलते हैं क्या, रेफरेंस, यहां बोल रहे हैं इसको इंस्टेंस फिलहाल, आगे इसी को बोल देंगे ऑब्जेक्ट भाई साहब। अभी एस के पास में, अब देखो क्या है कि कोई भी वैल्यू सेव करने के लिए मेमोरी चाहिए, लेकिन फिलहाल इसके पास कोई मेमोरी नहीं है, ठीक है ना। अभी अगर हम ये करेंगे, सी प्लस प्लस में कर लेते हैं ऐसा, ठीक है ना, एस डॉट नेम इक्वल्स टू, ये करें तो क्या होगा भैया कि ये नेम इसमें आ जाएगा, ठीक है, तो एरर देगा। अभी क्या बोलेगा कि भैया तुम्हारी इस एस के पास में अब होना क्या चाहिए, इस रमाकांत को सेव करने के लिए कोई स्पेस चाहिए मेमोरी में, ठीक है ना। वो स्पेस अभी इस एस के पास में नहीं है, इसको मेमोरी एलोकेट नहीं की गई है, अभी ये नल है। तो क्या बोलेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कि एस में के पास में कोई मेमोरी नहीं भैया, तो तुम की कौन सी मेमोरी में इस रमाकांत को सेव करना चाहते हो, ये बोलेगा हमारे पास तो जगह ही नहीं है। मतलब एक आपने क्या क्या किया, एक खाली प्लॉट दे दिया किसी को, भाई ये मकान तेरा है, ऐसा क्या है, एस को एक खाली जगह दे दी भाई, स्टूडेंट की टाइप की, तेरे पास वैल्यू सेव हो सकती, खाली मकान है। अब बेचारा एस क्या कर रहा है, अपने सारे घर वालों को लिया है कि हाँ तुम यहाँ रहो, और भाई खाली मकान है, तुम इसमें कोई मकान तो बनाओ, खाली तुमने प्लॉट लिया है तो प्लॉट में मकान कैसे बनता है, मेमोरी अलोकेट कैसे होती है, उसका तरीका है। तो डायरेक्ट ही नहीं करेंगे अभी, उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ऐसा है भाई साहब कि इसमें करते हैं इक्वल्स टू न्यू, न्यू हमारा ऑपरेटर है जो क्या करता है, मेमोरी अलोकेट करता है, मेमोरी अलोकेट करता है, क्या करता है, न्यू, न्यू इज यूज टू अलोकेट मेमोरी टू एनी इंस्टेंस। हमें हमारा एस क्या है, इंस्टेंस है, इसको मेमोरी देता है, मेमोरी कितनी, ये बोलेगा सब इतनी, इतनी स्टूडेंट के बराबर, स्टूडेंट ऐसे ब्रेसेस बना दो, इसका मतलब क्या है वो भी हम धीरे धीरे समझेंगे, एक एक चीज को हम आगे जाके समझेंगे, फिलहाल जितनी समझ जो काम की उतना समझाऊंगा आपको। तो मतलब न्यू इज यूज टू क्रिएट मेमोरी कितनी, फॉर द स्टूडेंट, स्टूडेंट के बराबर मेमोरी दे दो साहब। अब स्टूडेंट में क्या क्या थे, स्टूडेंट था एक तो इंटीजर, एक नहीं, एक इंटीजर, एक स्ट्रिंग और एक फ्लोट। अब जावा में क्या होता है, जो इंटीजर है वो 4 बाइट का होता है, सी के अंदर 2 बाइट का है,
फ्लोट भी 4 बाइट का है, स्ट्रिंग में जितनी मेमोरी आएगी उतनी बाइट का बन जाएगा वो, ठीक है ना। तो बेसिकली इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है, इस न्यू से ऐसा एक मेमोरी बॉक्स क्रिएट हुआ जिसमें 3 बॉक्सेस हैं। पहला क्या है, आपके रोल नंबर के लिए, दूसरा नेम के लिए, और तीसरा फीस के लिए। ऐसे 3 बॉक्स बने इससे। ये बोला न्यू, बोला मेमोरी अलोकेट करनी है, ठीक कर देंगे। कितनी, वो बता रहा है स्टूडेंट, भाई स्टूडेंट के बराबर कर दो, स्टूडेंट के बराबर। वो कितना है साहब, ये 4 बाइट का, तो ये दे दो। एक नेम दे देना जिसके अंदर उसकी मेमोरी बाद में डिफाइंड हुई, जितना तुम डालोगे उसमें आ जाएगा, स्ट्रिंग टाइप की, है ना। और एक दो 4 बाइट का आपका फीस के लिए। मतलब ऐसे 3 बॉक्सेस बन गए मेमोरी के। बात समझ में आ रही है। और ये बेसिकली ये जो मेमोरी है, ये न्यू से मेमोरी क्रिएट हुई, बेसिकली इससे क्या हो रहा है, मेमोरी क्रिएट हो रहा है ना। उस मेमोरी को ही टेक्निकली बोलते हैं ऑब्जेक्ट। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ नहीं है, मेमोरी लोकेशंस है। ऑब्जेक्ट क्या है, मेमोरी लोकेशंस है। तो ऑब्जेक्ट होने में तो ये ऑब्जेक्ट था, न्यू स्टूडेंट इससे बना एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, मेमोरी। उस मेमोरी को आपने किसको ट्रांसफर कर दिया, एस को, इंस्टेंस को, एस को दे दिया। तो ये मेमोरी किसको मिल गई, मान लिया कि ये मेमोरी थी 24 बाइट्स, मान लिया एक बार के लिए मान लिया। वो मेमोरी किसको मिली, इस एस नाम के इंस्टेंस को मिली। तो मेमोरी क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट। मतलब ये ऑब्जेक्ट किसको ट्रांसफर हुआ, एस को ट्रांसफर हो गया। अब एस जो खुद एक इंस्टेंस था, अब बिहेव करता लाइक ए ऑब्जेक्ट। भाई मैं ही ऑब्जेक्ट हूं, क्या बोलते हैं कि भैया अब मैं ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना। एस जो कि पहले एक इंस्टेंस था ओनली स्टूडेंट टाइप का, जैसे उसको मेमोरी मिलती है न्यू स्टूडेंट करने से, तो वो बिहेव करता है लाइक ए ऑब्जेक्ट। और हम भी क्या करते हैं, उसकी जो वो ऐसे मान रहा था, उस मान्यता को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि एस एक ऑब्जेक्ट है भैया। अब आगे क्या, जैसे मेमोरी मिल जाएगी तब हम एस को, हम भी इंस्टेंस नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, एस एक ऑब्जेक्ट है। वास्तव में ऑब्जेक्ट ये था जो इसको अलॉट हो गया। अलॉट होते हैं क्या कर रहे हैं, पर इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। इसको ऐसे मान सकते हैं कि साहब एक कोई कॉलोनी में पतला छोरा था, ठीक है ना, एक हड्डी। पहले उसको कोई भी कूट पीट के जाता, बेचारा पिट जाता। अब उसके साथ में क्या हुआ, कोई साहब वहां नया कोई आया जो साहब वहां पे बढ़िया बॉडी बिल्डर टाइप, वो बोल दिया तू मेरा भाई आज से। तो अब ये जो पतला सा छोरा था, वो भी बोलता है कि अपने डॉन आगे, मतलब वो भी बिहेव कर रहा लाइक ए डॉन। ये पतला लड़का कौन है, अपना इंस्टेंस। और वो डॉन कौन है, नया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने इस पर हाथ रख लिया कि तू मेरा भाई, कि तेरे को पीटेगा तो मैं उसको कूटूंगा। तो अब ये इसको कॉन्फिडेंस आ गया, और ये खुद को मान लग गया डॉन। मतलब ये खुद को क्या मान लग गया, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट मानने लग गया, ठीक है। और दुनिया भी उस लड़के को मान लगे, हाँ भाई, पतले छोरे को बोलने लगे हाँ भाई वाह भाई। और अपन में क्या बोलने लगे, इसको प्रोग्रामिंग में इसको ही बोलने लगे, एस को ही मानने लगे ऑब्जेक्ट। सही बात है भैया, क्लियर है मामला। तो इस तरह से एस बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, एस के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसके सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे। कैसे, प्रॉपर्टीज में क्या क्या था भाई साहब, फिर से याद दिलाऊं। प्रॉपर्टीज में थे मेरे पास में रोल नंबर, नेम, फीस और शो। ये सारे जो भी इसके मतलब एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स, मतलब इसके वेरिएबल्स और मेथड, सिंपल भाषा में बोले तो इन सबको एस यूज करेगा। आप कैसे, डॉट लगा के। देखो भाई साहब, देखो क्या कर रहा है ये, एस डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू 20। तो ये भैया इस रोल नंबर में क्या चला गया, 20। एस डॉट नेम में चला गया कभी, यहां नेम में आ गया। जो मेमोरी लोकेशन थी ना, वहां जा रहा है वो डेटा, मेमोरी लोकेशन थी ना वहां चला गया। एस डॉट सी में चला गया आपके 500, सी इसमें चला गया, ठीक है ना। और मैंने एस
डॉट, जो मेथड का नाम क्या था, शो, उसको कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, रोल नंबर और नेम प्रिंट होगा। एस डॉट शो कॉल किया, मेथड कैसा है वो, विदाउट रिटर्न, विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप है। देखो विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट, मतलब कॉलिंग करते टाइम पे न तो अपने को आर्ग्यूमेंट देना उसको, न वो कुछ आपको वापस देगा। क्या करेगा, चलो कुछ अंदर जो कुछ लिखा हुआ क्या प्रिंट करेगा, कुछ ना कुछ कर देगा। ठीक है, तो शो मैंने जैसे ही किया तो ये वहां कॉल हो गया। अब इस पूरी प्रक्रिया से आउटपुट क्या आएगा भाई साहब, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, हमने एस एक बना दिया। अब इस पूरी लैंग्वेज, इस पूरी लाइन के आधार पे हमने एक लाइन बोली कि एस बनाया हमने एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट टाइप का। अब अंदर जाके उसके देखा तो क्या था कि भाई एस तो एक इंस्टेंस था, उसके अंदर एक स्टूडेंट टाइप की मेमोरी ऑब्जेक्ट आया था, इसलिए ये क्या है अब बिहेव कर रहा है ऑब्जेक्ट ग्रुप में। तो अल्टीमेटली वी कैन से एस इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। उसके थ्रू हमने उस स्टूडेंट क्लास की 4 प्रॉपर्टीज थी उनको एक्सेस किया। रोल नंबर में डाल दिया 20, भैया आ गया। नेम में डाल दिया क्या नाम है, कवि, वो आ गया। देखो 30 में डाल दिया 500 आ गया। और उसका मेथड यूज किया, एस डॉट शो को भी एक्सेस कर लिया। इसको बोलते हैं मेथड कॉलिंग, दैट इज मेथड कॉलिंग। कॉलिंग ये हम जानते होंगे, डबल स्लैश लगा के अगर कुछ लिखते हैं वो क्या कहलाता है, कमेंट्स कहलाता है। ये सिंगल लाइन कमेंट है। और अगर ऐसा करते हैं स्लैश स्टार और फिर कितनी लाइन लिखो, और जहां पे स्टार स्लैश लगा बंद करेंगे इसको बोलते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। मतलब इसको हमारा जावा कंपाइलर रीड नहीं करता है, उसकी तरफ से लिखे हुए नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे समझने के लिए ये कमेंट होते हैं, आगे बात इनकी भी करेंगे, ठीक है। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है। अब आउटपुट क्या है वो देखें। आउटपुट क्या है, आउटपुट में क्या है कि 3 तो वैल्यू जाके शो मेथड कॉल किया। शो से क्या कर रहा है, शो वर्ड में क्या करता है साहब, वो रोल नंबर नेम को प्रिंट करता है। तो रोल नंबर में लिखा हुआ 20, तो साहब आउटपुट में आया 20। और नेम में क्या है, कवि, ये आउटपुट आ गया। ये आउटपुट आ रहा है इस फंक्शन को कॉल करने, मेथड को कॉल करने से। 20 कवि, ये आउटपुट है। ये आउटपुट स्क्रीन में ऐसा दिखाई देगा। Now we can have save file name as studentdemo.java as it contains name method. Please correct me sir if, हाँ सही बात है। अब हमारी क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट डेमो, ठीक है ना। और सेव, मान लो इसको सेव करते हैं और किसी नाम से इसको सेव करते हैं, सेव किया इसको डेमो.जावा एक बार के लिए। आपकी बात सही है, लेकिन मैं कुछ अलग चीज जो कल भी समझाई थी मैंने उसको वापस रिपीट कर रहा हूँ। इसको सेव किया मैंने डेमो.जावा के नाम से। हाँ भैया, अब मैं क्या कर रहा हूं, कंपाइल कर रहा हूं ऐसे, जावा सी कंपाइल करते हैं टोटल के नाम से, जावा सी डेमो डॉट जावा। कंपाइल किया तो कंपाइल करने क्या बनेगा, स्टूडेंट डेमो डॉट क्लास बनेगा, ठीक है ना। जिस फोल्डर में हमारी ये है, जहां पे जाके हमने इसको कंपाइल किया है, तो उसी फोल्डर में बन गया स्टूडेंट डेमो डॉट क्लास। अब स्टूडेंट डेमो डॉट क्लास को मैंने ऐसे रन किया, जावा स्टूडेंट डेमो। रन किसको कर रहा हूं मैं, क्लास फाइल को कर रहा हूं, क्योंकि क्लास फाइल किसके नाम से बनती है, क्लास के नाम से बनती है। तो मैंने रन किया स्टूडेंट डेमो, तो आउटपुट में क्या आया, 20 कवि, ऐसा आउटपुट आ गया। ठीक है रघुवीर जी, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब एक बात यहां समझ में आई कि अभी जो डेटा सेव हुआ 20 कवि 500, ठीक है, ये यहां पे कुछ भी नहीं आया, इस जगह कुछ भी सेव नहीं है, इस जगह कुछ भी सेव नहीं है। वो सेव कहां पे, एस के अंदर सेव है।
वो किस में सेव है, एस में सेव है, ठीक है ना। तो हम डेटा अलग अलग तरह का ऑब्जेक्ट बना के अलग अलग वैल्यूज भी सेव कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा है कि अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं, स्टूडेंट s1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, एक नया बनाता हूं ऑब्जेक्ट s1 के नाम से, और s1 में वापस से कुछ नई वैल्यूज डालता हूं, रोल नंबर इक्वल्स टू 21, s1 डॉट नेम इक्वल्स टू, ठीक है, और s1 डॉट फी इक्वल्स टू, इसके नीचे को कर रहा हूं कोड, यही जो कोड है ना ये इसके नीचे है ना, फी में कर दिया साहब 600, ठीक है, s1 डॉट शो कॉल किया, ठीक है ना। तो इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, 20 और कभी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे शो के अंदर क्या कर रहा है, रोल नंबर और नेम को प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। तो पहले तो आउटपुट में क्या आया, 20 कभी, फिर आगे आगे चला आपके एग्जीक्यूटर मतलब जेवीएम आगे रन करना चालू करी, तो S1 के नाम से नया ऑब्जेक्ट बना, उसके S1 के अंदर जो मेमोरी लोकेशन, S1 के लिए ऐसे मेमोरी लोकेशन बनी 3 बनी, उसके अंदर पहले में क्या डाला इसने 20, दूसरे में डाला राहुल, और तीसरे में डाला फीस में क्या डाला 600, फिर S1 डॉट शो किया, तो S1 डॉट शो से क्या है, S1 के लिए जो ना रोल नंबर और नेम है वो प्रिंट होंगे, तो क्या प्रिंट होंगे, 21 और राहुल, 21 और राहुल, मतलब S1 की प्रॉपर्टीज इसमें शो आपके काम कर रही है। इसका मतलब क्या है, अब हमको एक बात समझ में आ रही है कि बेसिकली उस फाइल में जाके जो स्टूडेंट टैब का रोल नंबर, नेम और फीस था, उसमें कुछ भी सेव नहीं हुआ। स्टूडेंट के जो खुद के वेरिएबल्स हैं वहां पे कुछ भी सेव नहीं हुआ। सेव किस में हुआ, हमारी जो मेमोरी लोकेशन है जिनको हमने बोला है ऑब्जेक्ट्स, वो मेमोरी लोकेशन थी एस, उसके अंदर जो बड़ी लोकेशन उसमें सेव हुआ 20 कभी 500, दूसरा जो एक लोकेशन थी मेमोरी की S1 के नाम से, उसमें था 21 राहुल और 600। तो ये कैसे प्रूव हुए, जैसे हमने एस डॉट शो प्रिंट किया तो यहां से आउटपुट आया 20 कभी, और S1 डॉट शो किया तो आउटपुट आया 21 राहुल। तो इसका मतलब हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि उस स्टूडेंट टाइप का जो क्लास है उसकी उसके अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज में किसी प्रकार की वैल्यू सेव नहीं हो रही। वैल्यू सेव किसमें होती है, जिसके पास मेमोरी होती है, मेमोरी किसके पास होती है, ऑब्जेक्ट के पास होती है। तो सब सारा डेटा किसमें सेव पड़ा है, ऑब्जेक्ट में पड़ा है, एस और S1 में, ठीक है ना। आगे जाके देखेंगे फिर हम, ये भी तरीका हमारे पास में है कि ऑब्जेक्ट को कहीं पर डेटा में जाके सेव कर दें। भाई इस ऑब्जेक्ट को, इसमें अभी ध्यान पड़ रहा है हमारे पास 3 ही वेरिएबल्स हैं, मान लो इसके इसके पास में 2000 वेरिएबल्स, मतलब 2000 डेटा इसके ऊपर सेव पड़ा है, तो इस डेटा को मैं डेटाबेस के अंदर जाके सेव कर दूं S1 को या S को, तो वो अपन परमानेंट जाके सेव हो जाएगा। जैसे वापस डेटाबेस से एक्सेस करूं तो S डॉट करके रोल नंबर करके कुछ भी इसको वापस एक्सेस कर सकता हूं। मतलब हमारा सारा डेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स के रूप में सेव होता है, ठीक है ना। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ये भैया ये देखो, ये मेन के अंदर जो सारा कोड लिखा हुआ है ना, ये यहीं पे लिखा हुआ है इसके नीचे, ये मान सकते हैं जो लिखा ना स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ये जो 4-5 लाइन है वो यहां लिखी हुई है, तो जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहां लिख दी, ठीक है ना सार्थक जी। एस डॉट शो के बाद में आप लिख सकते हैं इनको, स्टूडेंट S1 से जो कोड है 5 लाइन का वो यहां आएगा, तो फिर उसका पूरे का आउटपुट क्या आएगा, 20 कभी 21 राहुल, ठीक है ना, बात सही है, ओके। आज यही रुकेंगे मेरे हिसाब से। अब हमको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हम किस थीम में काम करेंगे, किस थीम में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, किस थीम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की थीम अब क्लियर हो गई होगी। एक क्लास बनाई, उसका ऑब्जेक्ट दूसरी जगह बनाया,
उसमें कुछ वैल्यूज डाली, उनको सेव किया, ठीक है ना, ये चीज था। ओके, थैंक यू। तो एक बार के लिए मैं इसको सेशन लॉग आउट करेंगे, नेक्स्ट क्लास के लिए दोबारा लॉग इन करेंगे ना, ठीक है, 2 से 3 मिनट लगेगी, आप वापस से जुड़े रहें।